हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इससे पिछले जो लेक्चर हमने किए उसमें हमने किया मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने किया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके जितने भी तत्व हैं, उनको किसी लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनके नेचर के आधार पे या उनके पर्पस के आधार पे, उनकी विशेषता के आधार पे या उद्देश्य के आधार पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कहलाता है। जितनी भी आइटम्स हैं कॉस्ट की, ठीक है, उनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे यानी विशेष उद्देश्य के आधार पे हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन की स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि कॉस्ट की कितनी भी आइटम, कॉस्ट की हर आइटम, उसको हम किसी ना किसी ग्रुप में क्लासीफाई कर सकें या किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट कर सकें। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं फॉलोइंग बेसिस पे: ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, relation to cost center, on the basis of function, on the basis of behavior, management decision making, production process and time period। इन 7 आधार पे हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट किसी का कोई कंपोनेंट यानी किसी एक विशेष तरह की लागत या कॉस्ट सिर्फ एक ही ग्रुप में आएगी। एक तरह की कॉस्ट अलग अलग ग्रुप्स में भी आ सकती है, उनके बेसिस, उनके किसी स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे यानी विशेष उद्देश्य के आधार पे कॉस्ट का कोई कंपोनेंट किसी भी ग्रुप में आ सकता है, वो रिपीट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस यानी खर्चे की नेचर के आधार पे, जो भी खर्चे किए जाते हैं उनकी विशेषता के आधार पे 3 तरह की लागत होती है, यानी कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल यानी किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर 3 तरह के खर्चे आएंगे, कुछ मटेरियल के रूप में, कुछ लेबर के रूप में और कुछ एक्सपेंसेस के रूप में। मान लो हम एक पेन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर में सबसे पहले जो प्लास्टिक लगेगा, उसकी रिफिल लगेगी, इंक लगेगी, वो मटेरियल हो गया। उस पेन को जिस मशीन पे वर्कर्स ने बनाया, जिन वर्कर्स ने उसे मशीन पे बनाया, उनको जो हमने रेम्यूनरेशन दिया वो लेबर में आएगा। एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे हैं वो कहाँ आ जाएंगे? एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस कॉस्ट 3 तरह की होती है: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। लास्ट लेक्चर में हम इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कितनी तरह की होती है? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? वो कॉस्ट जिसका रिलेशन हम किसी प्रोडक्ट के साथ सीधा सीधा एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाती है। हम प्रोडक्ट को देख के आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट को बनाने में ये कॉस्ट आई होगी। जैसे मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे आपने पेन बनाया, उसको बनाने के लिए आपने प्लास्टिक यूज़ किया, रिफिल में प्लास्टिक यूज़ किया, इंक यूज़ की, निब यूज़ की, तो पेन को देखते ही हम आसानी से ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इसको बनाने में इस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है। वो आपकी क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ और सीधा सीधा उसके ऊपर एलोकेट और एट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेन को बनाने में जिन वर्कर्स ने मशीन्स पे काम किया उनको दी गई लेबर डायरेक्ट लेबर में आएगी। पेन का डिजाइन हमने जिस डिजाइनर से बनवाया, उस डिजाइनर को जो हमने फीस दी, वो आपके क्या आ जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। डिजाइन की फीस आपकी, या पेन को बनाने के लिए जो हमने स्पेशल तरह के मोल्ड मंगाए या डाई मंगवाई, वो आपके कहाँ आ जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर
दो तरह की कॉस्ट होगी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हुई? वो जिसे हम सीधा सीधा प्रोडक्ट के साथ या कॉस्ट सेंटर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ उसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागत होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जिसे हम प्रोडक्ट के साथ सीधा सीधा रिलेट नहीं कर सकते, उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके साथ सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सकते, वो आपकी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये भी तीन तरह की होगी आपकी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने परचेज तो किया लेकिन वो सीधा सीधा प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बना, जैसे कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट क्या होता है? जिस मशीन पे पेन को बनाया गया उस मशीन को क्लीन करने के लिए हमने कॉटन वेस्ट मंगवाई। ये मटेरियल हमने प्रोडक्शन या फैक्ट्री के लिए हमने मंगवाया, लेकिन ये मटेरियल सीधा सीधा पेन का हिस्सा नहीं बना। पेन को देख के हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसको बनाने में कॉटन वेस्ट भी लगी है, लेकिन ये मटेरियल मंगवाया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। वो मशीन जिस पे पेन बनाया गया उसमें क्या लगे? लुब्रिकेटिंग ऑयल लगे, उसको मेंटेन करने के लिए लुब्रिकेट ऑयल लगा, ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट लेबर। वो वर्कर्स या वो स्टाफ, वो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करते हैं लेकिन सीधा सीधा पेन की प्रोडक्शन में या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, सीधा सीधा उसमें एंगेज नहीं होते, वो आपकी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर। इसमें एग्जांपल करेंगे जैसे वॉचमैन फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए हमने वॉचमैन रखा हुआ, उसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसको हम वेजेस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो वो जो है डायरेक्टली पेन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा स्टोर कीपर की सैलरी हो गई, मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी होगी, ये सारे आपके कहाँ जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगे? वो एक्सपेंसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में किए गए लेकिन सीधे सीधे वो उसे हम प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते। वो एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जैसे जिस फैक्ट्री में पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस फैक्ट्री का रेंट, उसमें जो मशीन्स हैं उनका डेप्रिसिएशन, इसके अलावा मशीन्स के इंश्योरेंस के खर्चे हो गए, लाइटिंग के खर्चे हो गए, फैक्ट्री के फ्यूल के एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे क्या आ जाएंगे? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के अकॉर्डिंग या कार्यों के आधार पे कॉस्ट कितनी तरह की होती है? 5 तरह की कॉस्ट होगी। सबसे पहले आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी तरह के खर्चे आते हैं वो सारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगे। यानी किसी भी प्रोडक्ट को यदि आपने प्रोड्यूस किया तो उसको प्रोड्यूस करने के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे कहाँ आ जाएंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएंगे। इसमें क्या क्या आएगा? देखो, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट इसमें आ जाएगी। इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें आएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट का वो हिस्सा जो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो भी इसमें आ जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी? ये जो हमने अभी की यहाँ पे हमने किया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो सारी कॉस्ट है ये प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आएंगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट का वो हिस्सा जो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो भी किस में आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हुई? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ है, प्रोडक्शन या फैक्ट्री में जितना भी स्टाफ है उसकी सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा आइडल टाइम कॉस्ट आ जाएगा, स्टोरेज के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, लेबर वेलफेयर के एक्सपेंसेस आएंगे,
वर्कर्स के लिए डिस्पेंसरी या कैंटीन खोली गई है उसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फैक्ट्री के अंदर ये जो भी प्लांट एंड मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे आ जाएंगे, मशीन्स के और फैक्ट्री की बिल्डिंग के। ये सारी आपकी क्या आ जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट सारी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कहाँ आ जाएगा, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जर्नल मैनेजमेंट से रिलेटेड या जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है उस ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस के स्टेशनरी के खर्चे, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, ऑफिस की लाइटिंग के एक्सपेंसेस, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी स्टाफ है उसकी सैलरी आ जाएगी इसमें, और पोस्टेज के खर्चे, बैंक चार्जेज, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएंगे। नेक्स्ट है आपका सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कौन सी होगी, सेलिंग कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से रिलेटेड है, यानी इसमें वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी जो किसी भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो आप कंप्लीट कर चुके हो, बन चुका है, उसको मार्केट में बेचने से संबंधित जितनी कॉस्ट है वो किस में आ जाएगी, सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगी। इसमें प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने से रिलेटेड खर्चे भी आ जाएंगे। प्रोडक्ट की डिमांड हम कैसे क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से, तो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो सेलिंग कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं, के एग्जांपल हैं सैलरीज, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन, जितने भी सेल्समैन हैं उसको जो हमने सैलरी दी, कमीशन दिया, या उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो बैड डेट्स थे या डेट्स थे उनको रियलाइज़ करने के जो हमने लीगल एक्सपेंसेस दिए वो आ जाएंगे। ये सारे आपके क्या हैं, सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो कि जब आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसे फैक्ट्री से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के खर्चे, कहाँ से, आपकी फैक्ट्री से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे हैं वो किस में आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या हुए, इसके एग्जाम्पल हैं वेयर हाउस के एक्सपेंसेस, इसके अलावा यदि आपका शिपिंग चार्जेज हैं, आपने शिप के थ्रू माल भेजा है तो शिपिंग चार्जेज इसमें आ जाएंगे। और कौन से एक्सपेंसेस इसमें आएंगे, समटाइम क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को जब बेच देते हैं तो उसके खाली पैकेट्स हम वापस से कलेक्ट करते हैं ताकि उसे रीयूज़ किया जा सके। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं, कांच की बॉटल्स होती हैं, वो बॉटल्स कंपनी वापस कलेक्ट करती है ताकि उसे रीयूज़ किया जा सके। वो एक्सपेंडिचर्स भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ जाते हैं। लास्ट है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कौन सी होगी, वो एक्सपेंडिचर जो रिसर्च से रिलेटेड है। किस रिसर्च से रिलेटेड, कौन सी रिसर्च से संबंधित है, किसी भी प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को खोजने के लिए जो खर्चे किए गए, यानी न्यू प्रोडक्ट को सर्च करने से रिलेटेड खर्चे, या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या उसके नए यूजेस देखे जा सकते हैं, उसको नए ढंग से यूज़ किया जा सकता है, इस तरह की जो रिसर्च है वो क्या आ जाएंगे, इस तरह की रिसर्च पे जो खर्चे किए जाते हैं वो किस में आ जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में आ जाएंगे। इसमें कैसे, इसमें हम एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे पुराना जो मिक्सर ग्राइंडर आते थे वो सिर्फ ग्राइंडिंग का और मिक्सिंग का काम करते थे, लेकिन कंपनी ने रिसर्च कर करके उस प्रोडक्ट को और डेवलप कर दिया। जैसे अब जो मिक्सर ग्राइंडर आ रहे हैं उसमें आप मिक्सिंग भी कर सकते हो, ग्राइंडिंग भी कर सकते हो, उसमें आप जूस भी निकाल सकते हो, जूसर मिक्सर ग्राइंडर आ रहे हैं। इसके अलावा
फूड प्रोसेसर, उसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, डेवलप्ड वर्जन है, वो फूड प्रोसेसर हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका चपाती बनाने के लिए आटा लगा देते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स की कटिंग हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी आपने गाजर हलवा बनाना है उसमें आप कैरेट को भी क्रश कर सकते हो। तो सो मैनी, तो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या प्रोडक्ट के कैसे नए नए ढंग से यूज़ किया जा सकता है, कंपनीज इसके ऊपर लगातार रिसर्च करती रहती हैं। तो वो रिसर्च के जो खर्चे आ जाते हैं वो कहाँ आ जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट के व्यवहार के आधार पे कॉस्ट कितनी तरह की होती है। कॉस्ट 3 तरह की होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी, वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने या घटने पर सेम रहती है, वो कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट। यानी वो लागत यदि हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो भी सेम रहेगी, प्रोडक्शन को घटा दें तो भी सेम रहेगी, हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करें तब भी वो सेम रहेगी, हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी वो सेम रहेगी। शॉर्ट टर्म में वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे अनअफेक्टेड रहती है, अप्रभावित रहती है, वो कौन सी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हुई है, जिस फैक्ट्री की बिल्डिंग में लगाई हुई है, वो आपने रेंट पे ली हुई है, तो उस बिल्डिंग में चाहे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको रेंट तो फिक्स्ड देना ही पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो। तो वो आपकी क्या आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट। इसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। इसको यदि हम डायग्राम इसका बनाएं तो ये ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे आ गया आपका आउटपुट और यहाँ पे आ गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट से आपकी इतनी है, प्रोडक्शन 0 है, आउटपुट इतना है तो भी कॉस्ट इतनी है, आउटपुट इतना है तो भी कॉस्ट सेम रहेगी, आउटपुट बढ़ जाएगा तो भी कॉस्ट सेम रहेगी। शॉर्ट रन में आपकी ये कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। इसको हम फिर से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट आ गई पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन कम है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होने पर सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होने पर सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होती है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यानी यदि प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं, जिस रेशो में, जिस प्रोपोर्शन में, जिस अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस प्रोपोर्शन में जो कॉस्ट बढ़ जाती है, या जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन डिक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में वो डिक्रीज हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, मान लो हम 1 यूनिट पेन बनाते हैं तो 5 रुपये लगते हैं, 2 यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपये का मटेरियल लगेगा, 3 यूनिट बनाएंगे तो 15 रुपये का मटेरियल लगेगा, ठीक है। 1 पेन बनाने में 5 रुपये का प्लास्टिक लगता है, 2 पेन बनाने में 10 का लगेगा, 3 पेन बनाने में 15 का लगेगा, 100 पेन बनाने में कितने का लगेगा, 500 रुपये का बढ़ेगा लगेगा। तो जिस रेशो में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो में जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 1 यूनिट 5 रुपये की, तो 1 यूनिट कितने का हुआ, 5।
2 यूनिट 10 रुपये की पर यूनिट कॉस्ट। 10 रुपये में 2 यूनिट बनते हैं तब भी 1 यूनिट कितने का पड़ा? 5 रुपये का। 15 रुपये में 3 यूनिट बनते हैं तो 1 यूनिट कितने का पड़ा? 5 रुपये का। 500 रुपये में 100 पेन बनते हैं तो 1 पेन कितने का बना? 5 रुपये का। तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हुई? जैसे जैसे जिस रेशो में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो में कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको यदि हम डायग्राम बनाएं तो ये बनेगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास आउटपुट और यहाँ पे आ गई हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट 0 यानी प्रोडक्शन 0 है तो कॉस्ट भी 0। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये आपके पास क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। जिस रेशो में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो में आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। आउटपुट कितना भी क्यों ना हो, आउटपुट 1 यूनिट का है। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, आउटपुट 1 यूनिट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये। आउटपुट 2 यूनिट हो गया, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये। प्रोडक्शन बढ़ के 3 यूनिट हो गया 2 से, फिर भी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये। प्रोडक्शन को हमने 100 यूनिट कर दिया, फिर भी हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 5 रुपये की है। तो जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन इंक्रीज होने पे इंक्रीज होती है, यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने पे बढ़ती है, लेवल ऑफ एक्टिविटी कम होने पे कम होती है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ते तो हैं लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते जिस प्रोपोर्शन में हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, और घटते भी ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसको डिपिक्ट करने का कोई एक सेट फार्मूला नहीं है। इसका जो बिहेवियर है कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसको हम कैसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होगी जिसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड होगा और कुछ हिस्सा प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। सेमी वेरिएबल ऐसे भी हो सकती है। ये आपका है आउटपुट नीचे, और यहाँ पे आ गई आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कुछ पार्ट इसका फिक्स्ड है, बाकी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक लेवल तक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट फिक्स रहेगी, एक लेवल के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले तो कॉस्ट फिक्स है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, उसके बाद एक लिमिट के बाद इंक्रीज हो गई, फिर वो फिक्स रही, फिर प्रोडक्शन बढ़ा, फिर वो इंक्रीज हो गई, फिर एक लिमिट तक वो फिक्स रही, उसके बाद फिर वो इंक्रीज हो गई एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी आ गई सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? वो कॉस्ट जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड पार्ट को हम कैसे अलग करेंगे, वेरिएबल पार्ट को कैसे अलग करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है, हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स थे, जिसमें से आज हम 4 कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन on the basis of expenses, on the basis of relation to cost center, on the basis of function and on the basis of behavior। ये क्लासिफिकेशन के 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं आज। ये तीनों पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।